हाँ जी, तो सीएफए करने का सोच रहे हो, काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर पता नहीं है क्या होता है, कैसे होगा, क्या लेवल्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करना है। आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस बट मुझे इतना पता है कि मुझे सीएफए करना है। तो ये पर्टिकुलर सेशन आप ही के लिए है। इसमें मैंने आपको पूरा एक फुल रोड मैप दिया है कि आप अगर 2026 या 27 में सीएफए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सीएफए के बारे में सब कुछ समझ चुके होगे। ये वीडियो हमारी सीएफए की जो क्लासेस हैं उनका पहला लाइव वीडियो है। आप उसको मतलब लाइव वीडियो में रिकॉर्डेड है, आप उसको ज़रूर देखिए। एंड तक ये वीडियो देखिए और अपने कमेंट्स नीचे लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और अपन फ्यूचर में और क्या बेटर कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से, राइट। देखो यार, आप लोग है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये सेशन देख रहे हो, ठीक है, ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आप आपकी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर हो। जब आपको ये डिसाइड करना है कि आज से आने वाले 5 साल 10 साल आपकी लाइफ के कैसे पिक्चराइज कर रहे हो आप अपने माइंड में, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कैजुअलनेस में, ठिलवाई में, हमारे इंदौर में उसको ठिलवाई करना बोलते हैं ना, हर चीज़ में कैजुअल एटीट्यूड, हर चीज़ में कैजुअल एटीट्यूड, ठीक है, हर चीज़ में मजाक, हर चीज़ में मस्ती। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह के एटीट्यूड के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सीएफए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें एटीट्यूड का कोई लेना देना नहीं, उसमें आपकी इंडिविजुअल स्किल सेट और इंटेलिजेंस चाहिए होती है, ठीक है। बट ऐसे एटीट्यूड के साथ सीएफए बनने के बाद अगर आप में कोई सिंसियरिटी नहीं है, समझ रहे हो, अगर आप, क्या होगा पता है आपको, सीएफए में पूरा का पूरा करिकुलम अपना दो बड़े बड़े पार्ट्स में बटा हुआ है। कुछ चैप्टर्स पूरे थ्योरी चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। बच्चा टूट पड़ता है प्रैक्टिकल करने के लिए, कारण क्या है, उसको कॉन्फिडेंस आता है ना कि मेरे से कसम सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और थ्योरी में उसको बोरियत फील होती है। मुझे ये गैप फिल करना है। द रीजन इज जो मेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ना सीएफए के, मैंने डीप डाइव करा है। दोज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच यू विल कैरी फॉरवर्ड टू योर एंटायर लाइफ। बट इसके लिए आपको बहुत हाई लेवल ऑफ सिंसियरिटी चाहिए। एक लोहा देखा है आपने, कोई भी एक लोहे की रॉड जो होती है, जो बाजार में 100 200 300 रुपए में आपको मिल जाएगी, एक लोहे की रॉड, अगर वो लोहा उस रॉड के फॉर्मेट में है तो उसकी वैल्यू 200 250 300 रुपया है, ठीक है। अगर आप उसी लोहे की रॉड को फिर से पिघला के, इफ यू क्रिएट सम सम से फॉर एग्जांपल सम इक्विपमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का कोई पार्ट, कोई मशीन का कोई पार्ट आपने बना दिया, ठीक है, तो उसकी कीमत बढ़ के 2000 2500 हो गया। आपने उसी मशीन के पार्ट को वापस से मेल्ट करके, रीफॉर्म करके रैडो या रोलेक्स वॉच का स्प्रिंग बना दिया, डायल बना दिया, तो अब उसी पर्टिकुलर आइटम की कीमत हो गई 1 लाख रुपए। आपकी कीमत आगे क्या होगी ये आपको डिसाइड करना है। आप समझ रहे हो इस बात को? दिस इज अ जर्नी। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट लिया है खुद के साथ, आप ये चीज समझना पड़ेगी। लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ करने की कोशिश करी और हमने बैकआउट कर लिया, 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। ये अब ऐसी चीज नहीं है। मैं समझता हूं, जितना मेरा अंदाजा है, आप में से जितने भी लोग हैं उसमें से 99% ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द फैमिली जिनके लिए सीएफए की फीस भरना एक बड़ी बात होती है। मतलब इट इज अ मैटर ऑफ फैमिली डिस्कशन, और पापा कॉल लेंगे कि ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। हार्डली 1 और 2% ऑफ यू हैव दैट करेज कि मैं पापा को बोलूंगा पापा 1 लाख रुपए फीस भरनी है, डैड बोलेंगे हाँ ले ले क्रेडिट कार्ड भर देना, राइट। तो हम लोग है ना किसी भी हालत में अब क्विट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब तो ब्रो स्टार्ट कर दिए जर्नी, ठीक है। अब तो यहाँ इस पार होगा या उस पार होगा, और इस पार समझ लेना आप कुछ भी नहीं रखा है आपके पीछे, जहां से आप आए हो चल के, ठीक है, कुछ भी नहीं है वहां पर। इसीलिए आप आज यहां बैठे हो, आपको सेल करके जाना ही पड़ेगा आगे, ठीक है। यू हैव टू क्रॉस द ओशन, आपको करना ही पड़ेगा नो मैटर वॉट, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं शुरुआत के कुछ समय, ये जीरो सेशन है, यहां पर मैं आपकी एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा, ठीक है। ओवर आवर इंटायर करिकुलम वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट सीएफए प्रोस्पेक्ट्स, आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते रहेंगे। बट आज जो पहली क्लास लेने के पहले आपको जानना जरूरी है, बिफोर यू नीड, मतलब बिफोर एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर द फर्स्ट क्लास, वो आज सब मैं डिस्कस करूंगा। मैं मेरे पूरे सीएफए करिकुलम के दौरान, मेरे पूरे पूरे कोर्स के दौरान मैं ये अज्यूम करूंगा
कि आप सब लोग सिर्फ 12th पास करके निकले हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि सीएफए करने की एक्चुअल एलिजिबिलिटी तो सिर्फ 12th पास होना ही है। यू नीड टू बी इन योर ग्रेजुएशन, राइट? यू डोंट नीड टू बी ग्रेजुएटेड। तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। तो मैं मेरा स्टैंडर्ड भी ऐसा रखूंगा कि मैं एक 12वीं के बच्चे को समझा रहा हूं और एक 12वीं के बच्चे से बात कर रहा हूं, और आप लोग भी अपना स्टैंडर्ड वैसा रखिएगा। बस आप ये बात ध्यान रखिए कि आप ये सेशन अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं, ठीक है? जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप घर पे बैठ के देख रहे हो, तो मोटिवेशन हाई आपको रखना है, और पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको अभी भी डाउट है तो एक A4 साइज के कागज पे प्रिंट करवा के लाओ दैट आई हैव पेड 1,50,000 रुपीज फॉर CFA लेवल 1। इफ आई फेल आई हैव टू क्विट। सिंपल सी बात है। उसको कहीं चिपका के रखो कमोड के सामने जहां रोज बैठते हो जाके 10 मिनट, राइट? एंड नाउ विथ ऑल योर फोकस डीप डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? सबसे पहले तो सर ये समझाओ कि ये CFA होता क्या है, ठीक है? मतलब व्हाट इज CFA? मेरे को नाम पूरा पता है, दैट इज नॉट एन इशू, राइट? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, आई नो दैट। बट व्हाट इज CFA? जैसे इंडिया में MBBS की डिग्री होती है, तो MBBS के बाद बंदा सर्जरी करता है, CA बनने के बाद बंदा ऑडिट करता है, लॉयर बनने के बाद बंदा एडवोकेसी करता है, इंजीनियर बनने के बाद बंदा नक्शे बनाता है। CFA बनने के बाद आप क्या करते हो, ठीक है? और CFA क्या चीज है? व्हाट इज CFA? कौन देता है CFA डिग्री? तो यार इंडिया में है ना, ये बहुत अनपॉपुलर कॉन्सेप्ट होगा अपने लिए अभी सुनने में फर्स्ट टाइम, बट यूएस में दिस थिंग इज वेरी मच पॉपुलर। व्हाट इज वेरी मच पॉपुलर? कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्जाम लेना शुरू करा, धीरे धीरे उस एग्जाम की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इंडस्ट्री एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई कि अच्छा ये एग्जाम का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि किसी ने भी अगर ये एग्जाम पास करा है तो एम्प्लॉयर्स को ये कॉन्फिडेंस होता है कि इसको एटलीस्ट बेसिक इतना फाइनेंस का नॉलेज है, ठीक है? तो CFA उस चीज का नाम है। CFA कोई भी गवर्नमेंट का रिलेशन कहीं से कहीं तक नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ प्राइवेट बॉडी, इट्स अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बट आप खुद कभी कैलकुलेट कर लेना कि कितने नंबर ऑफ CA स्टूडेंट्स हैं और वो एक बच्चे से अगर 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं तो क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इट्स अ $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करती है वो ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर करती है और एग्जाम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑफर करती है फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। एक बात समझ लेना, एक डाउट को मैं यहीं काट देता हूं, सर मैं CFA के साथ FRM कर लूं क्या? मैं बाद में FRM, बाद में बात समझो, साथ में करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर FRM आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि 2 लेवल फटाफट निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट डिग्री। मेरा काम है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना, मेरा काम है असेट मैनेजमेंट करना। आई विल ऑलवेज बी इन द असेट साइड ऑफ द बिजनेस। FRM करने के बाद जो बंदा जाता है वो रिस्क साइड ऑफ द बिजनेस में जाता है, ठीक है? CFA इंस्टीट्यूट इट्स अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्जीनिया स्टेट में इस्टेब्लिश्ड है। जो आप पिक्चर अभी देख रहे हो ये CFA इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर्स है, ठीक है? जहां से ये लोग पूरा ऑपरेशन रन करते हैं, राइट? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर CFA प्रोग्राम और CFA चार्टर, इन तीनों में फर्क क्या है, ठीक है? सबसे पहले CFA जो है, ठीक है, ये कुछ होता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देर इज नथिंग कॉल्ड एज CFA। आप नाम के बाद लगाते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वेन यू इंट्रोड्यूस, यू विल नॉट इंट्रोड्यूस दैट हाई आई एम पार्थ वर्मा CFA। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस एनीवन, आप बोल सकते हो पार्थ वर्मा CFA चार्टर होल्डर। समझना। एंड फिर एक है CFA प्रोग्राम। आप लोग जब CFA का लेवल 1 के लिए रजिस्टर करोगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यू विल बी हैविंग योर एंट्री इनटू CFA प्रोग्राम, और आप लोग ऑफिशियली CFA लेवल 1 कैंडिडेट कहलाओगे, दैट यू आर अ CFA लेवल 1 कैंडिडेट, राइट? जब तक आप इस प्रोग्राम में बने रहोगे तब तक आप CFA लेवल 1 कैंडिडेट, लेवल 1 कंप्लीट हुआ तो आप बोलोगे CFA लेवल 1 क्लियर्ड, पास्ड।
जब तक लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा मैं सीएफए लेवल 2 कैंडिडेट अपने आप को नहीं बोल सकता ऑफिशियली, इट्स अगेंस्ट द एथिक्स। अपन बात करेंगे इस पे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब लेवल 3 क्लियर हो जाएगा तो मैं मेरे नाम के आगे सीएफए नहीं लगा सकता। अगर मैंने लेवल 3 का एग्जाम पास कर लिया मान लीजिए, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि यश पाल सीएफए, इट इज नॉट अलाउड ब्रो। ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए डे जीरो पे। आपका प्रोफेशन है, आपका ब्रेड एंड बटर है फ्यूचर का, समझ रहे हो। आप ऐसा नहीं लिख सकते। आप कैसे लिखोगे? आप क्या बोल सकते हो? यशपाल सीएफए लेवल 3 पास्ड, यशपाल सीएफए ऑल लेवल क्लियर्ड, दैट्स इट। सीएफए इंस्टीट्यूट ने आपको गाइडलाइंस दी हुई है इस चीज के लिए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सीएफए प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद समझना, लेवल 1 क्लियर करा, लेवल 2 क्लियर करा, लेवल 3 क्लियर करा, उसके बाद 4000 आवर्स या 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लिया। वर्क एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। सर कैसे पता चलेगा रेलेवेंट फील्ड में? कौन कौन सी फील्ड रेलेवेंट होती है? इस समय फालतू की पंचायती मत करो खुद से, समझ रहे हो आप। बहुत दिल्ली बहुत दूर है अभी। ये तीनों क्लियर भी हो गए अगले 2 साल में, तो उसके बाद 6 साल बाद की बात कर रहे हैं अपन अभी आगे। डजेंट रियली मैटर, ठीक है। बहुत डेकोरेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी तब आपका सीएफए चार्टर होल्डर लगेगा, ठीक है। तो सर मेरे को एक बात समझाओ ना कि चार्टर होल्डर और सीएफए लेवल 3 क्लियर, इसमें फर्क क्या है? मतलब लोगों का परसेप्शन कैसे बदल जाता है? भाई सिंपल सी बात है, अगर आप चार्टर होल्डर बन जाओगे तो आप ऐसे लिखोगे अपना नाम सूर्या, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्या तेजा, मैं ऐसा लिखता हूं, और सीएफए। आप ये यूज कर सकते हो, आप सीएफए का ब्रांड अपने नाम के साथ यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं आप लोगों को कोई बड़े सब्ज़-ओ-बाग नहीं दिखाता, बट यूएस में एक सीएफए चार्टर होल्डर होता है विथ 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीएफए, ठीक है, आराम से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख डॉलर की सैलरी लगती है। इंडिया में कितनी लगती है सर? हाईली अनस्ट्रक्चर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया का जो कैपिटल मार्केट से इट इज बूमिंग लाइक एनीथिंग। 17 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए इंडिया में अभी तक, समझ रहे हो? 17 करोड़ डीमैट अकाउंट। ये नंबर आगे बढ़ेगा कम से कम 5 to 6 टाइम्स इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, राइट। तो आपका करियर एकदम सेट है। शुरुआत में थोड़ी हसल हो सकती है, सबके साथ होती है, बट एटलीस्ट लॉन्जेटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय तक बड़ा पैसा कमा सकते हो, समझना। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यू नीड टू डिसाइड कि आपको लोहे की रॉड बनना है, मशीन का पुर्जा बनना है, या रोलेक्स की स्प्रिंग बनना है। और वो होगा कि आप अपने आप को कितना मेल्ट करते हो, कितना घिसते हो, ठीक है। हम एक एक करके पहले समझते हैं कि तीनों लेवल्स जो हैं, ये तीनों लेवल्स अपने आप में कैसे डिफरेंट हैं। और जब मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूं तो मेरी अप्रोच क्या होगी, लेवल 2 का स्टूडेंट हूं तो मेरी अप्रोच क्या होगी, और लेवल 3 का स्टूडेंट हूं तो मेरी अप्रोच क्या होगी। इससे आपको ना सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस मिलेगा पूरे सीएफए करिकुलम के दौरान, बट आपको ये कॉन्फिडेंस और ये एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस आपके अंदर आएगा कि यार अगर मैं लेवल 1 में कुछ पढ़ रहा हूं तो इट इज वेरी रिलेवेंट टिल माय लेवल 3, ठीक है। ये इतना क्लोजली इंटरलिंक्ड है। आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई भैया दीदी हैं जिन्होंने लेवल 3 दिया है, लेवल 3 पढ़ रहे हैं, आप उनसे जाके एक बार पूछिए कि क्या लेवल 3 में लेवल 1 के कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ते हैं? बोलेंगे यस करना पड़ते हैं। लेवल 2 के भी करना पड़ते हैं। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस? लेवल 1, 2, 3 तीनों में डिफरेंस क्या है, समझना एक बार। लेवल 1 जो है ना, वो लेवल 1 का जो ब्रेथ है, जो कवरेज है, वो बहुत बड़ा है। इट्स अ ह्यूज कवरेज, बहुत बड़ा कवरेज है लेवल 1 का। वहां पर आपको हर कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ी 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 अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है। आपको ऊपर से टटोला जा रहा है बस। इट इज लाइक फॉर फ्रॉम आवर पीओवी, आवर पॉइंट ऑफ व्यू, सीएफए का लेवल 1, इट इज लाइक दैट वी आर टेस्टिंग द वाटर्स कि यार ये जो फिनेंस है ये एक्चुअली क्या भला है।
मैं उसको टेस्ट करके देखता हूं बस एक बार। यहां पर हर चीज का जो लेवल है वो फाउंडेशनल लेवल है। CFA लेवल 1 इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। CFA लेवल 1 डिफिकल्ट नहीं है, लेवल 2 है, मैं बोल रहा हूं, अभी से बोल रहा हूं। लेवल 2 आसान नहीं है, बट CFA लेवल 1 बहुत आसान एग्जाम है, सब्जेक्ट टू कि तू बहुत इंटरेस्ट से चीजों को समझे। CFA लेवल 1 में आपको बैठ के घंटों 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 गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप सवाल को भेद के चले जाओगे आगे 100%। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने मुझसे इसके पहले कोई प्रोग्राम, मेरा कोई भी कोहर्ट देखा है, तो वहां पर है ना चीजें बहुत अनस्किल्ड, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज वहां पर एप्लीकेटिव लर्निंग है पूरी की पूरी। मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव जो होता है वहां पर, वो आपको मार्केट के लिए तुरंत रेडी करना है, 3 महीने में मार्केट रेडी। यहां पर मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा व्हाट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CFA प्रोग्राम, CFA कोहर्ट, अटेंडिंग द CFA लेक्चर्स। सबसे एब्सोल्युटली पहला ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जाम। क्या बाकी सब चीजें बाद में? 1-1.5 लाख रुपया दाव पे लगा के रखा है पिताजी का आपने, 1.5 लाख रुपीज। You also know you cannot afford to repeat that exam, right? We have to clear this exam. और मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम अभी पहले ले लिया है, बट यू डोंट हैव एनी मीन्स और एनी, आपके पास कोई विजन ही नहीं कि 1.5 लाख रुपए कहां से आएगा। क्या ऐसे भी कोई लोग हैं बैच में, राइट? कि सर अभी तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, पता नहीं कहां से आएगा, भगवान भरोसे, स्कॉलरशिप के भरोसे, समझी जाएगी सर क्या होगा, अभी तो मैं पढ़ना चाहता हूं। समझ रहे हो? तो यार हम लोगों को ये तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचना है कि लेवल 1 डिफिकल्ट है। अगर आपने ये सोचा, आप चले गए, साइड में हो गया लाइन, पूरा समझ लेना है चीज। सर बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं होगा। अरे होगा, 100% होगा। मैं कोई 800 घंटे थोड़ा ना मैं बैठा हूं ना आपके साथ, कैसे नहीं होगा सर? इसमें क्या बहुत डीप डाइव कैलकुलेशंस आ जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, फाउंडेशनल कैलकुलेशंस रहेंगे। जो फॉर्मूले का फर्स्ट इंटरप्रिटेशन होता है ना, वो कैलकुलेशन रहेगा मोस्टली, कि जो फॉर्मूला है बस उस फॉर्मूले में नंबर डालो, आंसर निकालो, आलू डालो, सोना निकालो, समथिंग लाइक दिस। एंड पूरा ऑब्जेक्टिव है, सबसे बढ़िया। मतलब एक क्वेश्चन है और उसके 3 ऑप्शंस हैं, तो इसमें तो मजा ही आ जाता है। कारण क्या है पता है? आप देखना, हम भी देखेंगे, हम पूरे क्लास के दौरान जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप आंखों से देख के मार दोगे। आपको कैलकुलेटर पिक भी करने, उठाने की भी जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, बट आंखों से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सही आंसर क्या है। डेफिनेटली इतना लोअर स्टैंडर्ड होता नहीं है CFA इंस्टीट्यूट का, मैं बोल रहा हूं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे। कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे पता है? जहां पर आप, ऑब्जेक्टिव ही होगा सब कुछ, जहां पर आप एक बार कैलकुलेटर पे जाके कुछ कैलकुलेट करते हो और आंसर आता है, वो आपको क्वेश्चन में दिखता है, ऑप्शन में दिखता है। फिर आपके दिमाग में कुछ चलता है, आप वापस वो सम दूसरा वापस कैलकुलेट करते हो, तो कुछ और आंसर आता है और वो भी आपको ऑप्शन में दिखता है। मतलब CFA इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चंस बनाता है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट, तो वो बहुत सारे लोगों से इनवाइट करता है कि भाई आपको अगर कंट्रीब्यूट करना है तो आप कंट्रीब्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक में यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट एंड गिव योर क्वेश्चन आप बना के दे दीजिए विद ऑल आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। अगर CFA इंस्टीट्यूट को आपका क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया है, उनके स्टैंडर्ड्स पे मैच कर जाता है, तो दे विल पे यू $300। इट्स अ ह्यूज सम फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, राइट? एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया तो $300, और 100 कर लिए तो $30,000। जरूरत ही नहीं कुछ काम करने की, क्वेश्चंस भेजते रहो रोज, ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो आप? इतने केयरफुली डिजाइन करे जाते हैं उसके ऑप्शंस टू कंफ्यूज अस, तो हम वो चीज नेविगेट करेंगे। ठीक है, इट इज अ आर्ट, डोंट वरी, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। बट लेवल 1 बहुत फाउंडेशनल है। हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को टच करके हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस बढ़ाएंगे। लेवल 1 के बाद मेरे साथ क्या होगा सर, वो बताओ। लेवल 1 के बाद आप है ना फाइनेंस के मामले में सामान्य जनता से ऊंचे उठ के खड़े हो जाओगे। आप उनसे बहुत अपग्रेड हो जाओगे, अपने पीयर्स के मुकाबले आप बहुत अपग्रेड हो जाओगे। यू विल नॉट टॉक नॉनसेंस। आप मार्केट्स के बारे में नॉनसेंस बात नहीं करोगे।
आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में नॉनसेंस बात नहीं करोगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे खुद पे, मैं बताऊंगा बीच बीच में, गाइड करता रहूंगा आप लोगों को, तो आप बहुत ज्यादा हद तक अपना फिनेंस की किसी भी न्यूज को इंटरप्रेट करके उसके इंपैक्ट को खुद से समझ पाओगे। ये लेवल 1 के बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा इंट्रोडक्शन है। लेवल 2 क्या है सर? ठीक है, एक मिनट, लेवल 1 का एग्जाम पैटर्न भी बता दो। चलो, लेवल 1 का जो एग्जाम है ना, उसमें टोटल 180 एमसीक्यू क्वेश्चंस मेरे को आएंगे, 180 एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये 2 सेशंस में बटा होगा। समझना, 2 सेशंस कितनी कितनी देर के होंगे? 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का एक सेशन होगा। 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स कितना होता है? 135 मिनट्स का एक सेशन होगा आपका। ठीक है, और उसमें आपको 90 एमसीक्यूज करने। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शनल ब्रेक होगा कि आप चाहो तो 30 मिनट्स 1 आवर का एक ब्रेक ले लो, और तुरंत बाद आप सेकंड सेशन के लिए अपीयर हो जाओ। आप अगर चाहते हो कि मुझे ब्रेक नहीं लेना है, मेरा मोमेंटम बना हुआ है, तो आप रिक्वेस्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो कि आई डोंट वांट टू टेक एनी ब्रेक। ठीक है, कई बच्चे करते भी है, एक साथ बैठे 4.5 घंटे में पूरे 180 क्वेश्चन करके उठ गए। वी हैव 90 सेकेंड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अब एक चीज समझना, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप सारे क्वेश्चंस को 90 सेकेंड में सॉल्व कर लो। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज होते हैं जहां पर देर हो जाती है, टाइम लग जाता है। आप कैलकुलेट कर रहे हो, गलती से गलत बटन दब गया, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन खराब हो गया, फिर से कैलकुलेट करना है। एनीथिंग कैन हैपन, राइट? उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो जो टाइम आप एक्स्ट्रा डिवोट करते हो अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है, वो हम सेव करेंगे थ्योरी क्वेश्चंस में, जहां पर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 20 सेकेंड्स, तो आई हैव सेव्ड माई 70 सेकेंड्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात करी है जो सीएफए लेवल 1 एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सर टाइम कम पड़ गया। ऐसा कभी नहीं होता। तो आवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट टाइम, ये बात ध्यान रखना। हमारी फाइट एक्यूरेसी के साथ है। क्या मेरी फाइट टाइम के साथ होगी सीएफए लेवल 1 एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। मेरी फाइट एक्यूरेसी के साथ होगी कि मेरे को एक्यूरेसी पे जाना है, मेरे को हाईएस्ट नंबर ऑफ राइट आंसर्स को टिक करना है। सर क्वेश्चन पेपर जो है, ये जो क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न है, समझना, ये जो एग्जाम का पैटर्न है अपना लेवल 1 का, ठीक है, ये एग्जाम के पैटर्न में मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? और अगर पेपर ही पूरा खराब आ गया तो? समझना, अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो? ब्रो एक चीज समझ लेना, ये जो है ना, ये रिलेटिव एक्सीलेंसी मेजरमेंट करता है। ये एब्सोल्यूट लेवल पे फेल या पास करने का एग्जाम नहीं है कि आपकी 70 नंबर से ऊपर आए तो आप पास हो गए, 70 से नीचे आए तो फेल हो गए। ये एग्जाम में पास या फेल परसेंटाइल मेथड से डिसाइड होता है। व्हाट डू मीन बाय परसेंटाइल मेथड? कि आपने दूसरों से कितना बेहतर करा। तो भले ही आपने 60 क्वेश्चन गलत कर दिए और 40 क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, लेकिन आप अकेले ऐसे हो जिसने 40 सही क्वेश्चन करे, तो यू आर नंबर 1, यू आर एट 100%। तो अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, अगर इन केस आता है, तो भी हम पूरी ताकत से अपना परफॉर्म करके आएंगे, क्योंकि वो सबके लिए डिफिकल्ट है। हमें यह देखना है कि मुझे दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ सीएफए लेवल 1 का जो एग्जाम होता है वो साल में 4 बार होता है। ठीक है, 4 बार एग्जाम होगा। इसकी डेट्स क्या होती है, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या होंगी, कौन से एग्जाम्स की कब क्या होगा, ठीक है, वो आपको सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा बहुत आराम से। ठीक है, सो उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, कि सर क्या टाइमलाइन है क्या नहीं है। वी जस्ट नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ टू स्टार्ट किक स्टार्ट द स्टडीज। ठीक है, और ये बहुत बहुत बेसिक चीज है, डोंट वरी। जो बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पे ही डिपेंडेंट हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एक स्कॉलरशिप पे वीडियो बना के दूंगा कि आपको स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। इट विल बी ओनली अवेलेबल टू यू एट दिस मोमेंट, राइट? हम लोग उसको अभी फिलहाल में यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। हम लोग कभी भी कोई भी ट्रेन अपनी मिस नहीं होगी, आई विल इंश्योर दैट, राइट? बस आप लोग मेहनत करना, आप लोग बिल्कुल भी मक्कारी मत करना। लेवल 2 जो होता है ना, लेवल 2 में क्या होता है पता है? लेवल 2 में विजिट्स आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय विजिट्स? विजिट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, एक केस स्टडी दे दी बड़ी, 1 पेज की हो सकती है, आधे पेज की हो सकती है, 2 पेज की भी हो सकती है। ठीक है, मतलब बड़ी केस स्टडी भी हो सकती है। और उसके नीचे उन्होंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5
पूछ लिया। समझ रहे हो आप? आपको इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस केस स्टडी की मदद लेनी है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है वो समझना। लेवल 1 में जहां पर मैंने आपको बताया कि लेवल 1 में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया जाता है ना? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जब क्वेश्चनिंग होती है तो वो बहुत वाइड होती है। वो जो 180 क्वेश्चंस होंगे ना, हो सकता है उस 180 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन में उन्होंने कुछ 100 के आसपास कॉन्सेप्ट टेस्ट करे हो, 150 के आसपास कॉन्सेप्ट टेस्ट करे हो, अलग अलग आपके 100 कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करी हो। तो वहां पर अगर आप एकाधिक कोई कॉन्सेप्ट मिस कर गए, पढ़ के नहीं गया सर, भूल गया, एग्जाम में ब्लैकआउट हो गया, यू कैन अफोर्ड दैट मिस्टेक। लेवल 2 में आने के बाद गेम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। क्यों सीरियस हो जाता है पता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि लेवल 2 में है ना, अब ये आपको टच अपॉन करने की बात नहीं है। अब ये बोल रहा है कि देखो लेवल 1 में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अब हम इनमें से है ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उठाते हैं और हम उनको लेवल 2 में डालते हैं और आपको अब उनको और डेप्थ में समझना है। अब लेवल 2 में दिक्कत क्या आएगी आपके साथ पता है? अगर लेवल 2 में आपने कोई भी चीज मिस कर दी, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप पढ़ के नहीं गए, और ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो सेट आया है, क्वेश्चन सेट जो आया है, ये अगर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आ गया तो वो लगातार 5 क्वेश्चन आप पे एक ही कॉन्सेप्ट पे पूछ लेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेवल 1 में मुझे ब्रेथ पे जाना है, ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा कवरेज लेना है, और लेवल 2 में मुझे डेप्थ में जाना है। ठीक है, यहां पर केस स्टडीज हैं, यहां पर कैलकुलेशन ज्यादा एडवांस्ड है, यहां पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं वो ट्रिकी हैं, उनको सॉल्व करना अपेरेंटली इजी नहीं है। आंखों से देख के सॉल्व होने वाले क्वेश्चन की काउंट बहुत कम हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस जो होंगे ये कैसे होंगे? सेम जैसा मैंने बताया, पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एक केस स्टडी और नीचे क्वेश्चंस है। आप अगर इनका पैटर्न देखोगे तो टोटल 22 केस स्टडीज होंगी, या टोटल 22 आइटम सेट बोलता है उसको सीएफए इंस्टीट्यूट। टोटल 22 आइटम सेट्स होते हैं, हर आइटम सेट में 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके 88 क्वेश्चंस होते हैं। 88 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें ब्रेक ऑप्शनल होता है। ठीक है, आपके पास वही एग्जैक्टली 4 घंटे 30 मिनट है, और उसमें आपको 88 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या समय की कमी दिख रही है आपको यहां होती हुई कभी भी? क्या बात कर रहे हो? 2 घंटे 15 मिनट में 22 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी एमसीक्यू है भाई, क्या बात कर रहे हो? अब क्या समय की कमी है? अगर तैयारी अच्छी है, लेवल 1 की तैयारी अच्छी है, लेवल 2 में सफरिंग नहीं होगी। मैं फिर समझा रहा हूं, अगर लेवल 1 में तैयारी में ढील बरत दी आपने, पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेवल 1 पास करना इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, राइट? बट लेवल 2 में यू विल सफर अ लॉट। ना वी डोंट वांट दैट। सर व्हाट अबाउट लेवल 3? लेवल 3 में सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन हट जाता है, कैलकुलेशन एकदम मिनिमल हो जाता है, और सिर्फ ओपिनियन और एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है। कि आप अगर सीएफए बन के निकलते हो और आपसे कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई इन डेप्थ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट करता है, कोई आपसे कोई एडवाइजरी की रिक्वायरमेंट करता है, तो हाउ वुड यू रिएक्ट, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन? ठीक है, यहां पर थोड़ा सा है ना, इनका कंसेप्ट टेस्टिंग का तरीका बदल जाता है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग का तरीका कैसे बदल जाता है? यहां पर है ना, जो एग्जाम होते हैं वो मिक्स होते हैं। मिक्स कैसे होते हैं? आइटम सेट भी होते हैं और साथ में रिटर्न एग्जाम भी होते हैं। समझना, आइटम सेट भी होते हैं और रिटर्न एग्जाम भी होते हैं। मतलब अगर 6 आइटम सेट आए, देखो पेपर कैसे भी आ सकता है लेवल 3 में, या तो 6 आइटम सेट आ जाएंगे। आइटम सेट मतलब वही जहां ऊपर केस स्टडी है और नीचे 4 क्वेश्चन है, तो 24 एमसीक्यू और 5 ऐसे। ऐसे मतलब सर, ऐसे मतलब क्या ऐसे लिखना है पूरा, माय फेवरेट ताजमहल, काओ, महात्मा गांधी? नो नो, नॉट लाइक दैट। वेरी प्रोफेशनल, टू द पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। कोई इज अदर, सर मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, मेरी तो इंग्लिश बहुत कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएफए आप, ये मैं गारंटी से मेरे साथ जर्नी करना आप, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की कि सीएफए करने के, पूरे सीएफए के दौरान आपको कोई बहुत ऊंचे लेवल की अंग्रेजी नहीं चाहिए, मेरे को फंक्शनल इंग्लिश से काम हो जाएगा। अगर आप आज के बच्चे हो, इफ यू आर जेनजी, आज की जनरेशन में हो, जितनी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है उतनी चाहिए बस, जो आप सुनते समझते हो। इज, द, समथिंग, अबाउट, एवरीथिंग,
इसका मतलब क्या होता है, ये इतना ही चाहिए बस मेरे को, आपसे कोई एकदम शशि थरूर लेवल की इंग्लिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, राइट। टाइम की कोई कमी नहीं है मेरे पास सीएफए के तीनों लेवल में, ठीक है। ये चीज मैंने सर्टेन है। क्या आप लोगों को सीएफए के तीनों लेवल के समझ में आया, ब्रॉडर लेवल पे कि तीनों लेवल में डिफरेंस क्या है? लेवल 1 में मुझे क्यूरियोसिटी मेरी बहुत हाई रखनी है कि अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे क्या है। लेवल 2 में मुझे एक ही कॉन्सेप्ट को समझने में सिंसियरिटी बहुत हाई रखनी है कि नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझूंगा, इसका इज अ द इफ बट नो एवरीथिंग आई विल अंडरस्टैंड। एंड लेवल 3 में मैंने लेवल 1 और लेवल 2 के जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको मैं रियल लाइफ में अप्लाई करूंगा, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं और हम अब सीएफए लेवल 1 का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सीएफए लेवल 1 में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है। क्या सर सीएफए लेवल 1 में हायर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल भी नहीं। समझना, सर आपने बोला था कि इसकी एलिजिबिलिटी तो 12th है। देखो एलिजिबिलिटी 12th नहीं है, एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में होना चाहिए आप, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है सीएफए लेवल 1 एग्जाम देने के लिए, राइट। ये जो भी है वॉट एवर इट इज, जो वो एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। 12th का बेसिक नॉलेज मैंने बोला कि मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो सर क्या मैथमेटिक्स तो मैंने 12th में करा ही नहीं है? क्या मेरे को इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह और ये सब चीजें, सुना है आपने नाम, जो ये सब डरावनी चीजें होती है, बड़ा सा एफ बनता है और इंटीग्रेशन और कैलकुलस और रिवर्स इंटीग्रेशन और ये सब चीजें, राइट। We don't need to do all this. Do we need to do any kind of algebra or anything like that? Absolutely not. Derivation, integration, बिल्कुल भी नहीं, not at all, ठीक है। मुझे है ना बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत बेसिक लेवल की, ठीक है। मेरा जो करिकुलम है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। मेरे लेवल 1 में मेरे 5 सब्जेक्ट की टेस्टिंग होती है और मेरे लेवल 2 में मेरे दूसरे 5 सब्जेक्ट की टेस्टिंग होती है। ये पैटर्न रिसेंटली कोविड के दौरान चेंज हुआ है। इसके पहले क्या होता था, जब पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम होता था तब ये 10 के 10 लेवल सब्जेक्ट सेशन 1 में भी आते थे और यही 10 के 10 सेशन 2 में भी आते थे, ठीक है। ऐसे ही होता था, पेपर मिक्स आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है। ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको देख के लग रहा होगा कि सर देखो जैसे एथिक्स है तो एथिक्स का 20% वेटेज है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, उसका 15% वेटेज है, इक्विटी 15। तो सर ये तो जैकपॉट लग गया अपना, बिल्कुल सही, समझना। लेकिन आप है ना एक बात ध्यान रखना, सीएफए एग्जाम में आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस तो परसेंटाइल पे देना ही देना होता है, बट आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी एक मिनिमम रेंज से ऊपर परफॉर्म करना होता है। मतलब मैंने क्या बोला है आपको, एक ही चीज में चेस करूंगा लास्ट तक आपके साथ, एक्यूरेसी। चूंकि डेरिवेटिव, समझिए डेरिवेटिव का परसेंटेज अगर सिर्फ 5% है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो 180 क्वेश्चन आएंगे उसमें से डेरिवेटिव के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? सिर्फ 9 क्वेश्चन। अगर ये 9 क्वेश्चन में आपने मान लो 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा, समझ रहे हो आप, तो क्या आपका रिजल्ट 5/9 हो गया क्या? यहां पर क्लियरली जाके समझ में आ रही है बात क्या हो गया है यहां पर? ये सबसे ज्यादा रिस्की है, सबसे ज्यादा मेहनत अपने को यहां पर चाहिए। यहां पर मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर इस सब्जेक्ट से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट इशूअर्स, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी लेस। अगर मैंने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो क्या मेरा परसेंटाइल बिगड़ जाएगा क्या पूरा? मैं फेल हो जाऊंगा इस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। अगर इस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, समझना, तो आई विल फेल इन एंटायर सीएफए। सर कोई क्राइटेरिया होता है क्या कि कितने परसेंटेज पे पास हो रहे हैं, कितने परसेंटेज पे फेल हो रहे हैं, कौन से? नो। सीएफए इंस्टीट्यूट की एक क्वालिटी, रादर 2 क्वालिटीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, कभी भी कोई भी क्वेश्चन, ग्लोबली आप क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराते हो पेन पेपर मोड में भी, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम जोन में करवाते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम जोन में, ताकि इतने सालों में ना तो आज तक कोई पेपर आउट हुआ, ना ही कोई क्वेश्चन एमसीक्यू रिपीट हुआ।
ये भी नहीं होता है, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, इन दोनों चीजों के अलावा सीएफए इंस्टीट्यूट की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है दैट जब आप इन सब चीजों पे पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड बाय देम। उन्होंने हर चीज को धीरे 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 करके स्ट्रक्चर किया हुआ है। अगर आप इसको पूरा देखते हो तो देर इज रीजन वाई उन्होंने इकोनॉमिक्स का वेटेज अभी यहां पर कम कर दिया। देर इज दिस रीजन वाई डेरिवेटिव्स का वेटेज कम है। अगर आपने यहां पर एक्यूरेसी नहीं दिखाई, समझना, तो आप फेल हो जाओगे। सर कौन से एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट में एक्यूरेसी नहीं दिखाई तो फेल हो जाऊंगा? द थर्ड क्वालिटी ऑफ सीएफए इंस्टीट्यूट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दैट देयर एग्जामिनेशन सिस्टम, देयर मार्किंग मैकेनिज्म इज 100% ओपेक। किसी को नहीं पता है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल। वो कितना परसेंट पास करेंगे, व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया, क्योंकि देखना इसमें रूमर्स होते हैं। कैसे रूमर्स होते हैं पता है? कि अगर आप एथिक्स में बहुत लो परफॉर्म किए तो आप फेल हो जाओगे। बाकी सब में आप लो परफॉर्म कर लो, चल जाएगा। एथिक्स में हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए। वाई? क्योंकि एथिक्स जो है ना, एथिक्स जो है वो सीएफए इंस्टीट्यूट का बेबी सब्जेक्ट है, वो उनका बच्चा है। अगेन दिस इज ऑल बुलशिट। अपने को इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। क्या मेरे लिए 10 के 10 सब्जेक्ट इक्वल है क्या? मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि इन 10 में से 9 एरियाज में मैं करियर बना सकता हूं। आपके सामने ये जो 9 एरियाज लिखे हुए, फर्स्ट वन, नंबर 1 टू नंबर 9, राइट, ये आपके 9 करियर पाथ्स हैं, बड़े बड़े ब्रॉडर लेवल पे। ठीक है, सीएफए लेवल 1 में समझो कि 9 के 9 करियर पाथ्स क्या होते हैं। लेवल 2 में उसका और एडवांस वर्जन समझो। लेवल 3 में एप्लीकेशन समझो। नॉट सबकी, लेवल 3 में जाके अपने पाथवेज डिसाइड हो जाएंगे। वो अपन समझेंगे कि पाथवे क्या होते हैं। लेवल 3 में एक्सपर्ट, एक स्पेशलाइजेशन होता है कि आप 3 में से कोई एक सब्जेक्ट चुन लो, ठीक है, कि आप और स्पेशलाइजेशन करो इसमें। बट लेवल 1 में मैं 10 के 10 सब्जेक्ट्स को पूरी जान लगा के पढ़ूंगा। मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी लेवल में नहीं है। लेकिन मेरा जो मेन अटेंशन होगा वो ये छोटे सब्जेक्ट्स पे होगा। आप इसको कहीं लिख के रखिए अपने पास। ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं इन पे मेरा मेन अटेंशन होगा। कारण क्या है ना, अगर यहां पर मैंने गलती कर दी, यहां पर मैंने 2 सवाल गलत कर दिए, 3 सवाल छोड़ दिए, तो मेरी बैंड बच जाएगी। मैं एफएसए में एक आधी एक क्वेश्चन गलत, क्योंकि ह्यूमन है तो मिस्टेक तो होगी। मैं एथिक्स में एक आधी एक क्वेश्चन गलत करने में अफोर्ड कर सकता हूं, बट नॉट इन दीज स्मॉल टॉपिक्स, राइट। सर तो ये जो टॉपिक्स हैं, क्या हम इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे? बिल्कुल इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। मैंने ऐसा सुना था लास्ट टाइम, किसी से सुना था कि हम कुछ सब्जेक्ट्स पहले एक पढ़ना चाहिए, फिर पैरेलली 2 टॉपिक्स एक साथ, 2 सब्जेक्ट्स एक साथ करना चाहिए। ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम ये सब नई चीजें नहीं समझेंगे। मैं जैसा आपको बता रहा हूं आप करते जाना। कोई भी चीज बोर नहीं है। बोर होना क्या होता है यार? आप कोई लग्जरी, कोई मेले में थोड़ा ना आए हो, कोई मूवी देखने आए हो क्या कि बोर हो रहा हूं मैं? समझ रहे हो? आपके करियर की बात है। आप सिंसियर नहीं होगे तो कौन होगा? ट्रस्ट मी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके बैठा हूं। सीए में जो गधा मजदूरी है उसकी 10% भी सीएफए में नहीं है। सीएफए इज अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एग्जाम। ठीक है, कंसिडर योर सेल्फ वेरी वेरी लकी कि आप सीए के ट्रैप में नहीं पड़े हो। ठीक है, और आप एक इतना प्रेस्टिजियस और इतना ग्लोबली एक्नॉलेज्ड एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। ठीक है, जहां पर हर चीज बहुत साइंटिफिकली उन्होंने सेट करी हुई है। और ये भी जो क्रोनोलॉजी हमने लगाई, ये भी बहुत साइंटिफिकली लगाई है ताकि डिपेंडेंसी नहीं रहे। अगर मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ रहा हूं तो ऐसा नहीं हो कि इसमें कोई ऐसा टॉपिक हो जो मेरे को इकोनॉमिक्स में समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर मुझे बस थोड़ा सा आप एक बैकग्राउंड दो ब्रॉडर लेवल पे कि ये सब्जेक्ट्स में हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं, समझना। जैसे क्वांट्स है, आप लोगों को यहां पर ब्रॉडर लेवल पे चैप्टर्स के नाम दिख रहे होंगे, ठीक है, ब्रॉडर लेवल पे। जैसे क्वांट है तो क्वांट में मेन सबसे बड़ा, आई वुड से, जिसको मैं बोलता हूं ना, दैट इज द गंगोत्री ऑफ सीएफए। कि सीएफए की प्रिपरेशन जो स्टार्ट होगी वो उसी पॉइंट से होगी, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द आत्मा, द सोल ऑफ फाइनेंस। अगर आपने वो नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में डोंट वरी, देयर इज नो एल्जेब्रा, नो
डिजास्ट्रस मॉन्स्ट्रस फॉर्मूलाज, नथिंग, वेरी प्रैक्टिकल। मैं यहां पर मैथ्स नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स फॉर फिनेंस पढ़ रहा हूं। मैं मैथमेटिक्स के सिर्फ वो कंसेप्ट पढ़ रहा हूं और सिर्फ उतनी ही डेप्थ में पढ़ रहा हूं जितना मुझे फिनेंस में जरूरत है, दैट्स इट। जैसे मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब करूंगा, मैं जब डेरिवेटिव करूंगा, मैं जब फिक्स्ड इनकम करूंगा, तब मुझे क्वांट्स की चीजें काम आएंगी। ये जो क्वांट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको आइसोलेशन में काम नहीं आएंगे कभी भी। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं होगा कि चलो यार आज बैठ के हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, बहुत टाइम हो गया करा नहीं, है ना, कि चलो आज बैठ के लीनियर रिग्रेशन रन करते हैं। नॉट लाइक दैट। बट when we will read, when we will go through all other subjects, right, and in their applications, वहां पर मुझे ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। सर कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स है मैथमेटिक्स में जो मैं पढ़ूंगा आगे, अभी बताइए थोड़ा सा मुझे। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, कि पैसा की वैल्यू, ऐसा क्यों बोला जाता है कि आपको अगर 500 रुपए चाहिए तो आप आज प्रेफर करोगे लेना या 10 साल बाद प्रेफर करोगे? डेफिनेटली आप आज प्रेफर करोगे। आज दे पैसा, हिसाब खत्म कर। ठीक है। नंबर टू, प्रोबेबिलिटी। वाई प्रोबेबिलिटी? क्योंकि फिनेंस में ना, एज अ एनालिस्ट, मेरा काम फ्यूचर देखना भी होता है, और फ्यूचर में हमेशा प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, कि आपको हमेशा एक प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ती है कि यार इसके होने, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के चांसेस क्या है। ठीक है। फिर सिम्युलेशन मेथड समझना। सिम्युलेशन टेक्निक क्या होती है पता है? जब भी आप, बहुत बेसिक समझा रहा हूं मैं, सिम्युलेशन का मतलब यह होता है कि मैं एक ही चीज को अलग अलग सिनेरियो में रिपीट करके देखता हूं। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोल रहे हो। मतलब यह है कि अगर मैंने कोई चीज फोरकास्ट करी और उस चीज को फोरकास्ट से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी की वैल्यूएशन निकाली। वैल्यूएशन इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एक्सरसाइज, जहां मैं किसी कंपनी को वैल्यू करता हूं कि इस कंपनी की औकात आज कितनी है ना। तो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज मैं करता हूं, बहुत सारे अजम्पशंस लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं पता है? मैं हर बार एक अजम्पशन चेंज करता हूं और एक नई वैल्यू निकालता हूं, फिर एक अजम्पशन चेंज करता हूं, एक नई वैल्यू निकालता हूं, फिर एक अजम्पशन चेंज करता हूं, एक नई वैल्यू निकालता हूं। ऐसा करते 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 मेरे पास 5,000 अलग अलग वैल्यू आ जाती। इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। मान लो 15 अजम्पशंस थे। ठीक है, तो 15 अजम्पशंस अगर अलग 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 आप कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट? 15 रेज टू द पावर 15, इतने अजम्पशंस बन जाएंगे, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो इन सब वैल्यू जो आएगी, इतनी 5,000 वैल्यू जाएगी, मैं उसका एवरेज ले लेता हूं। ये सिमुलेशन एक्सरसाइज है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब क्या होता है? कि 5% रिस्क कितनी है, ये चीज होने की रिस्क कितनी है, नहीं होने की रिस्क कितनी है। इतने परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हो कि कल आपको इतना लॉस हो जाएगा। ठीक है, कि मैं 5% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि कल आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ रुपए से अंदर हो सकता है। ये कैलकुलेशन कैसे होगा? ठीक है। और फिर लीनियर रिग्रेशन क्या बताता है पता है? ये मुझे रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप मतलब कि अगर आज निफ्टी ऊपर जा रहा है तो क्या मेरा स्टॉक भी ऊपर जा रहा है? अगर जा रहा है तो वो निफ्टी से तेज जा रहा है या निफ्टी से धीरे जा रहा है? समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। लीनियर रिग्रेशन, सर क्या यही 5 चैप्टर है क्या क्वांट में? मोटे मोटे लेवल पे यही है, समझना मेरी बात ध्यान से। ठीक है। लेकिन 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 प्लीज अंडरस्टैंड, सीएफए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, 2022 में उन्होंने, 2023 में रादर, उन्होंने एक बड़ा चेंज करा। उन्होंने सब्जेक्ट को, सीएफए के सब्जेक्ट्स को, करिकुलम की डेप्थ को, नंबर ऑफ चैप्टर्स को उन्होंने कट डाउन कर दिया। उन्होंने बोला देखो यार, हम है ना, जो एग्जाम में टेस्टेबल सब्जेक्ट हैं, जिन टॉपिक्स की हम टेस्टिंग करेंगे, वो ये सब टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक हमने अलग से करके बताए हैं आपको, कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग से बताए गए सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो प्री रेक्विजिट्स है। सीएफए बोलता है, इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप ये पढ़ो, ये सारे टॉपिक पढ़ो, इसके पहले जरूरी है कि आप वो सब भी पढ़ लो। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड्स के प्री रेक्विजिट देखोगे तो उसके प्री रेक्विजिट्स कैसे हैं पता है? कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक प्री रेक्विजिट है, प्रोबेबिलिटी का एक प्री रेक्विजिट है। मतलब वो बोलता है कि बेसिक तो आप पढ़ के आओ अपने आप, मैं बेसिक पे अब टेस्टिंग नहीं करूंगा आपकी। तो हम क्या करेंगे, हम क्लास में प्री रेक्विजिट भी कवर करेंगे और हम क्लास में ये कोर करिकुलम भी कवर करेंगे। कारण क्या है? जब तक आप प्री रिक्विजिट कवर नहीं करोगे तो करिकुलम समझ में नहीं आएगा। ठीक है। फिर मेरा अगला टॉपिक कौन सा आ जाता है? अगला टॉपिक आ जाता है मेरा एफएसए।
एफएसए का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, यहां पर ये पहले था, पहले मतलब जब इन्होंने चेंज करा अभी रिसेंटली 2 साल पहले, इसके पहले इसका नाम था FRA, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो वहां पर वो आपको अकाउंटेंट बनवाने के चक्कर में थे कि आप रिपोर्टिंग भी करो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग करके रिपोर्ट करो। यहां पर उन्होंने सब्जेक्ट का नाम बदल दिया, ऑब्जेक्टिव बदल दिया, क्वेश्चनिंग का स्टाइल बदल दिया। उन्होंने अब बोला अब आपको एनालिसिस करना है। किस चीज के एनालिसिस करना है? इनकम स्टेटमेंट, P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो अकाउंटिंग जो बिजनेस हो रहा है उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करा गया जो पहले कभी नहीं करा गया था, वो है कॉर्पोरेट इशूअर्स का टॉपिक। कॉर्पोरेट इशूअर्स में हम क्या समझेंगे पता है? हम समझेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी में कोई भी बिजनेस को करने के लिए क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो कैपिटल कैसे डिसाइड करोगे कि कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी रखना है, उधार भी लेना है तो कितना उधार लेना है। ठीक है, कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरे को बिजनेस चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, अगर मेरे पास फ्री पैसा पड़ा हुआ है तो मुझे उसे बिजनेस में वापस लगाना है या फिर मुझे उसे डिविडेंड के जैसा बांट देना है। ये सब हम समझेंगे कॉर्पोरेट इशूअर्स में। ठीक है, फिर जैसे हमने देखा है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के मल्टीपल अलग अलग तरीके होते हैं। कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं? इक्विटीज के थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फिक्स्ड इनकम के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स मतलब रियल एस्टेट, हेज फंड, डिजिटल क्रिप्टो असेट्स, पेंटिंग्स, इनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आपकी पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा इक्विटीज की बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट क्या होता है, मार्केट की एफिशिएंसी क्या होती है, इक्विटी का वैल्यूएशन क्या होता है, ये इंडेक्स विंडेक्स क्या होता है। सीएफए इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से अपना करिकुलम आपको डिजाइन करा है कि आप ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का ये टॉपिक पढ़ लो तो आपका सब हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट इशूअर जो टॉपिक है इसको पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस बोला जाता था, सेम टॉपिक है वो। ठीक है, जब आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम मतलब डेट, कि मैंने डिबेंचर खरीद लिए, ठीक है, तब मैं बॉन्ड खरीद लिए। तो बॉन्ड खरीदोगे तो क्या होगा कि बॉन्ड को कैसे एनालाइज करा जाता है, वैल्यू कैसे किया जाता है। वहां पर फिर रिस्क क्या आएगी? मेरी क्रेडिट रिस्क आएगी कि जहां पर मैंने जिस बंदे में बॉन्ड इन्वेस्ट किया है वो कंपनी पैसा नहीं देगी तो मैं क्या करूंगा, वो सब मैं समझूंगा। तो जब मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं, मैं फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करता हूं, मैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता हूं, मैं डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट लेता हूं अपना। ठीक है, तो जब बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट होता है तो उस इन्वेस्टमेंट्स को, उस सेट ऑफ स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को मैं पोर्टफोलियो का नाम दे देता हूं कि ये तो पोर्टफोलियो है, मेरा पूरा बास्केट है। ठीक है, अब उस पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करा जाता है, किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकाला जाता है, रिस्क कैसे निकाला जाता है। ठीक है, प्लानिंग कैसे करी जाती है पोर्टफोलियो की, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। क्या ऐसी चीजें हैं जो बिहेवियरल लेवल पे आपको डिफिकल्टी क्रिएट करेंगी जब आप किसी पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे? क्या बिहेवियर्स है जो एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आपको कंट्रोल करके रखने पड़ते हैं? हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? जब मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूं तो मुझे कैसे डिसाइड करना है कि मेरे को इसमें 16 स्टॉक रखने और 17 नहीं रखने, या 20 नहीं रखने और 21 रखने। ठीक है, ये चीज मैं कैसे डिसाइड करूंगा, मुझे कितना परसेंटेज कैश में रखना है, ये सब चीजें मैं कैसे डिसाइड करूंगा। ये सारी चीजें हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में समझते हैं। और जब आप ये सारी डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी लेवल पे होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप समझ पाओ कि माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, और आप ब्रॉडर लेवल पे समझ पाओ कि मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, कि अच्छा ग्लोबल इकोनॉमी यहां जा रही है, मार्केट्स यहां जा रहे हैं, बिजनेस अभी कौन सी साइकिल में ऑपरेट कर रहा है, अप साइकिल है बिजनेस में या बिजनेस नीचे हो रहा है, डाउन साइकिल है बिजनेस में। आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट जो लेके आ रहा है वो लेके क्यों आता है, क्या ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या होता रहता है? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी है, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, ये सब चीजें क्या होती है? एक्सचेंज रेट, लोग बोलते हैं ना कि यूएस रुपया फिर वीक हो गया, रुपए फिर टूटा, रुपए फिर, सर रुपए तो बढ़ रहा है, पहले 84 था, अब 85 और ये बोल रहा है टूट गया। रुपए कमजोर हो रहा है ना, पहले आप $1 को 84 रुपीज में खरीद पाते थे, अब $1 खरीदने के लिए आपको 85 रुपीज देना पड़ रहा है। ठीक है, तो सर ये सब चीजें आपस में कैसे लिंक होती है, ये सब समझाया गया है हमें सीएफए एग्जाम में। क्या ये सब चीजें पढ़ने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो? आपको क्या वो क्यूरोसिटी पॉप इन हो रही है क्या कि हाँ यार सर ये सब चीजें तो पढ़ना है लाइफ में? क्योंकि ये तो एक फर्स्ट स्टेप है ना मेरी लाइफ की, इसके बाद ही तो मैं और आगे बढ़ूंगा।
आप सोचो लेवल 1 में इतना मटेरियल है तो लेवल 2 में कितना ज्यादा होगा, राइट? अब हम ये समझना है कि हमारे कुछ रिसोर्सेस क्या क्या हैं, समझना। रिसोर्सेस क्या क्या, अरे बहुत आसान एग्जाम है, डोंट वरी। मैंने मतलब ट्रस्ट मी, अपन इतने अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे कि आपके लिए, अगर आप मेहनत कर लोगे बस, तो आपके लिए केक वॉक है। दुनिया कोई माइका लाल आपको फेल नहीं कर पाएगा। आप बस अच्छे से मेहनत करना, कमिटमेंट आपका पूरा 100% रखना, यही एक कंडीशन है। मेरे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस क्या हैं जो मुझे टच अपॉन करने चाहिए, समझना प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो है वो है करिकुलम। ये जो करिकुलम होता है, आप इसको समझ लो कि ये सीएफए इंस्टीट्यूट खुद बनाता है, ठीक है? जैसे अगर अभी आप देखोगे तो मेरे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इकोनॉमिक्स का करिकुलम है, 2024 का करिकुलम है मेरे पास, ये वाला 2024 का करिकुलम है, ठीक है? अब जैसे इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड्स में जो अपन ने देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रोबेबिलिटी, है ना, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सिमुलेशन मेथड्स, ये सब पढ़ाना है। सीएफए इंस्टीट्यूट बोलता है देखो दिमाग नहीं लगाना अपने को बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मैं क्या करता हूं, अभी आप लोगों के सामने फर्स्ट चैप्टर जो है, क्वांट्स का जो पहला चैप्टर है वो रेट्स एंड रिटर्न्स करके, अपने को रेट्स एंड रिटर्न्स करके एक चैप्टर है, ठीक है? आप जैसे ही इस बुक में पहला चैप्टर ओपन करते हो, अभी ओपन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसके नीचे चैप्टर का नाम लिखा है रेट्स एंड रिटर्न्स, और उसके नीचे लिखा है बाय प्रोफेसर रिचर्ड ए डिएफएस्को, सीएफए, डेनिस मैकलेवी, जेराल्ड पिंटो, डेविड रुनक्ले एंड विजय सिंघल। पता है क्या करा है सीएफए इंस्टीट्यूट ने? जो बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं वो अपनी अलग अलग किताबें लिखते हैं फिनेंस की। सीएफए इंस्टीट्यूट को जो पोर्शन जिस किताब में से अच्छा लगा, उसने ऑथर से परमिशन मांगी और उसने वो अपने मॉड्यूल में, अपने कोर्स में इंक्लूड कर लिया। सीएफए इंस्टीट्यूट ने खुद कोई कोर्स नहीं बनाया है, उसने बहुत सारी अलग अलग जगहों से अलग अलग ऑथर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक कोर्स को क्यूरेट कराए, क्यूरेशन कराए, पिक एंड चूज कराए, ठीक है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे जो करिकुलम है वो मेरा बेस होगा। क्या मुझे करिकुलम खरीदना है? जैसे ये फिजिकल कॉपी आपने खरीदी है, क्या ऐसी कॉपी मुझे भी खरीदनी है? बिल्कुल भी नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको खरीदने की। क्या मुझे कोई ई बुक मिलेगी? जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तब आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है? इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ फैक्ट कि आज के टाइम टेलीग्राम पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, मतलब ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है? आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे, सारा पीडीएफ आपके सामने अवेलेबल है। इट इज अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है, बट दैट्स द रियलिटी, ठीक है? तो करिकुलम जो है वो हमारा मेन पीस होगा। मेरा जो पूरा डिस्कशन होगा वो करिकुलम की बाउंड्रीज में होगा। डेफिनेटली आई विल गो आउट, बट जब भी मैं करिकुलम के बाहर जाऊंगा मैं आपको वार्न करूंगा कि मैं करिकुलम के बाहर जा रहा हूं, ये बताने के लिए आपको, ठीक है? करिकुलम में है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं। नंबर 2, हम लोग क्या करेंगे पता है? ये हम परचेस करेंगे। श्वेजर के नोट्स हम लेटेस्ट हमारे परचेस करेंगे। सर ये परचेस कहां से करूंगा मैं? मुझे नहीं पता, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आपको सब पता है कि श्वेजर के नोट्स कहां मिलते हैं और कहां नहीं मिलते हैं, ठीक है? डू सम गूगल सर्च, बाय इट, ठीक है? सर श्वेजर के नोट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये कंडेंस्ड वर्जन होता है करिकुलम का। तो क्या मैं श्वेजर के नोट्स पे रिलाई करूंगा? जैसे ये है श्वेजर के नोट, मेरे पास 2024 के श्वेजर के क्वांट्स के नोट्स हैं। आप देखिए, ये आपका करिकुलम है क्वांट का और ये आपके क्वांट के नोट्स हैं। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1/4 कर दिया इसने कंडेंस करके। सर तो क्या हमारा पूरा डिपेंडेंस इस श्वेजर नोटबुक पे होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को हमारी तरफ से भी हम आपको एक स्मॉल नोट्स देंगे, शॉर्ट नोट्स देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट क्या होता है ना, जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, समझना, मैंने कोई भी टॉपिक कंप्लीट करा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके बाद अगर अपन ने श्वेजर खोल के 1 मिनट पूरा उसको पढ़ लिया और वो अपने को एज इट इज वर्ड टू वर्ड अगर समझ में आ गया जो लिखा हुआ है श्वेजर में, तो क्या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्या? समझ रहे हो आप? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना। एक नंबर 1, कॉन्फिडेंस लेवल क्यों बढ़ेगा? कि मैंने पहले बिना देखे कोई चीज समझी, उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो मेरे को हर चीज समझ में आ गई। नंबर 2,
अगर मैं साथ साथ श्वेजर को रेफर कर रहा हूं तो मेरे हाथ में पूरी ग्रिप है कि मैं इस समय पूरे करिकुलम में किस स्टेज पर हूं। आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारी रीडिंग्स हैं यार, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको ये एग्जैक्टली पता होगा कि कितना पढ़ लिया है, कितना बाकी है। ठीक है, तो श्वेजर अपने को मिलेगा। अब अपने को ये थोड़ा समझना है कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, हमें पढ़ना कैसे है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक रोड मैप देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड होता है। देखो सीएफए में क्या होता है, सीएफए में सबसे ऊपर होता है सब्जेक्ट, है ना। इस सब्जेक्ट में चैप्टर्स नहीं होते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट उसको चैप्टर नहीं बोलता है। जो सीएफए इंस्टीट्यूट कर रहा है वो अपने को फाइनल मानना है। ठीक है, सीएफए इंस्टीट्यूट उसको बोलता है रीडिंग्स, कि रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2, रीडिंग नंबर 3। जैसे मैंने बोला आपको कि रेट्स एंड रिटर्न्स, वो चैप्टर, दैट इज रीडिंग नंबर 1। ठीक है, अब एक चैप्टर में मेरे अलग 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 टॉपिक होते हैं। तो एक रीडिंग में मेरे मल्टीपल एलओएस होते हैं, LOS 1, LOS 2, LOS 3। सर ये LOS क्या होता है? LOS का मतलब होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। मतलब समझना, जब भी सीएफए की किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी रीडिंग में कोई एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में आपको एक एलओएस लिख के दी जाती है कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सीएफए इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आप क्या क्या चीजें कर पाओ। ठीक है, कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी होना चाहिए। मैं बात करते हैं अभी उस पर, 2 मिनट में आ रहा है। ठीक है, कि क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, सीएफए इंस्टीट्यूट जो चीज आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में देता है एग्जैक्टली वही पूछता है। जैसे सर समझाओ जरा थोड़ा। जैसे वो ये पूछ रहा है यहां पर कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू, एबल टू के बाद देखो फोकस क्या, डिस्क्राइब वर्ड पे फोकस है क्या, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि कैंडिडेट ये बता पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते समय क्या क्या स्टेप्स होती हैं। समझना, यहां पर क्या वर्ड कैलकुलेट लिखा है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर वर्ड कैलकुलेट लिखा है कि कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड रिलेटेड रेशियोज, अगर ये चीज लिखी है, प्लीज अंडरस्टैंड, तो क्या कैलकुलेटर उठाने की जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट में? मेरे को बिल्कुल पड़ेगी। क्लियर हो रहा है बात आपको? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर 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 यहां पर मान लो ऐसा लिखा है कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करके कोई एलओएस स्टार्ट हो रहा है ना, और उस एलओएस में उस टॉपिक में कोई बहुत बड़ा बहुत हैवी फॉर्मूला है और साथ में सीएफए इंस्टीट्यूट ने नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी दे रखा है। समझना, क्या सीएफए इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर एलओएस उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपसे कभी भी कैलकुलेशन की एक्सपेक्टेशन करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। सीएफए इज अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम, आपको समझना पड़ेगा। अगर उसने कंपेयर बोला है तो क्वेश्चनिंग कंपैरिजन पे ही होगी, अगर उसने कॉन्ट्रास्ट बोला है तो क्वेश्चनिंग कंपैरिजन पे ही होगी। कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन इज द सेम वर्ड, कि आप कॉन्ट्रास्ट करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कंपेयर करो, डिफरेंस बताओ, तीनों सेम वर्ड है। ठीक है, सीए में एक सवाल आया था एक बार कि वो कौन सी चीज होती है जो लाल कलर की होती है और ट्रिंग ट्रिंग करती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। ऐसी कौन सी चीज है जो रेड कलर की होती है और ट्रिंग ट्रिंग करती है? बताओ, क्या जवाब दोगे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो? यू हैव सीन दैट कॉइन वाला फोन, राइट? वो कॉइन वाला जो रेड कलर का पुराना बॉक्स होता था फोन, जिसमें 1 रुपए का सिक्का डालते थे। टीवी में तो देखा ही होगा, पीसीओ बूथ पे जो लगा होता था पिक्चरों में, है ना, 1 रुपए का सिक्का डालते थे। तो सब बच्चों ने जवाब दिया कि सर वो 1 रुपए के सिक्के वाला फोन। बोले गलत जवाब, द राइट आंसर इज टमाटो, टोमेटो। तो बोले सर मतलब समझा नहीं। तो बोले ट्रिंग ट्रिंग तो हमने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ।
अगेन इट्स अ वेरी पथेटिक जोक, आई नो दैट, बट दैट इज वाई सीए इंस्टीट्यूट वॉज नोटोरियस, है ना। एक्स चीज बताते हैं सिलेबस में और वाई पूछ लेते हैं। सीएफए इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फोकस्ड एग्जाम। उसने एक्सप्लेन बोला है तो एक्सप्लेन होगा, इवैल्यूएट बोला है तो इवैल्यूएट होगा, कैलकुलेट बोला है तो ही कैलकुलेट होगा। तो आपके दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर होगी पढ़ते समय कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात सबको? ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर है। ये आप कॉन्सेप्ट समझे कि सब्जेक्ट होता है, रीडिंग होती है, उसके अंदर एलओएस होता है। हम जो कवरेज करेंगे हम एलओएस वाइज कवरेज करेंगे, ठीक है। समझना क्या करेंगे हम हमेशा एलओएस वाइज फोकस करेंगे। हम पहले समझेंगे कि इस एलओएस में हमको क्या समझना है। जब वो एलओएस हमारा पूरा होगा या कुछ नंबर ऑफ एलओएस पूरे होंगे तो हम करिकुलम के, ये जो करिकुलम है, दिस इज द करिकुलम, राइट, इसके सारे एग्जाम्पल्स, इसमें चैप्टर के बीच में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ब्लू कलर के बॉक्स में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स अपन क्लास में करेंगे। और चैप्टर के एंड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसमें से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराऊंगा। सर इसके अलावा और कहां से करूंगा मैं? इसके अलावा जब आप सीएफए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करोगे तब आपको एक रजिस्ट्रेशन के बाद एक एक्सेस मिलेगा उनके एमसीक्यूज का। उसको लर्निंग इकोसिस्टम बोला जाता है, लर्निंग इकोसिस्टम, ठीक है। वहां पर आपके पास सर मैंने तो अभी तक रजिस्टर नहीं करा है, डोंट वरी वी विल प्रोवाइड यू द एमसीक्यूज। तो उसकी भी टेंशन नहीं, आपको और एडिशनल प्रैक्टिस करनी है, आपको और एमसीक्यूज में दे दूंगा। विल गिव यू 1000-1500 एमसीक्यूज, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। बट जो करिकुलम है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इंश्योर करूंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करूं। इस पूरी पिक्चर के दौरान जो नोट्स बनाओगे वो आप लोग बनाओगे। आपके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल समराइज्ड होना चाहिए। आपको ये समझना है कि आपको ऐसी 6-5 किताबों का कंटेंट एक दिन में रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। ऐसी 5 किताबें और ऐसी 7 किताबों का कंटेंट आपको एक दिन में रिवाइज करके जाना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके नोट्स कितने क्रिस्प बनना चाहिए, ठीक है। मैं जो आई एम नॉट गोना डिक्टेट एनीथिंग, मैं क्लास में डिक्टेट नहीं करेंगे। आप अपने नोट्स, आप अपने रफ नोट बनाओ, मैं तो यही बोलता हूं आपको, क्लास में रफ नोट बनाओ, उसके बाद श्वेजर की रीडिंग लगाओ और उस नोट्स को फेयर करो। समझ में आ रही है बात? लेवल 1 में बनाए हुए नोट्स, आपके हाथ से बनाए हुए नोट्स आपको लेवल 3 तक लेके जाएंगे, ट्रस्ट मी। शुरुआत में मेहनत लगेगी, 6 महीने अपने पास, 6 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। अपन आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। नाउ सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ कि कैलकुलेटर कौन सा लेना है और कैलकुलेटर लेना भी है क्या, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट करके कंपनी है यूएस की, उसका कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर का जो मॉडल नंबर है, ये ऐसा कैलकुलेटर आएगा कुछ, मैं दिखाता हूं आपको। कैलकुलेटर का जो मॉडल नंबर है वो BA2+ है, ठीक है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सर इसकी जगह मेरे पापा के पास फिनेंशियल कैलकुलेटर, एक मैथमेटिक्स का, हायर मैथमेटिक्स का कैलकुलेटर था, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। सर मेरे पास दूसरा एक कैलकुलेटर है जिसके ऊपर फाइनेंशियल कैलकुलेटर लिखा हुआ है, उसमें भी ये सारे फंक्शंस हैं, बट उसके ऊपर कहीं भी BA2+ और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखा है। क्या चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? वहां से गेट से बाहर भगा देगा वो आपको। टेक्सास BA2+ बोला है ना, तो टेक्सास BA2+ ही चाहिए, सिंपल सा बात है। सर इसके अलावा भी मैंने पढ़ा था कि एक HP का भी उन्होंने कैलकुलेटर अलाउ किया हुआ, जो HP करके कंपनी जो प्रिंटर्स बनाती है। भाई कहां ढूंढेगा उसका कैलकुलेटर? पूरी दुनिया ये यूज कर रही है, वाई यू आर गोइंग हियर एंड देयर। सर लेकिन जब मैंने देखा तो इसके भी दो अलग अलग मॉडल थे, एक BA2+ था और एक BA2+ प्रोफेशनल था। मैं कौन सा लूं? देखो CFA इंस्टीट्यूट दोनों मॉडल्स को अप्रूव करके बैठी है, ठीक है। मैं जो यूज करूंगा क्लास में, मैं BA2+ यूज करूंगा, दिस वन। सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क है इसमें क्लोज टू 2,000 रुपए का फर्क है। सबसे पहले तो ये जो कैलकुलेटर है 5,000 का आएगा और ये क्लोज टू 3,000 रुपीज का आएगा, ठीक है। सर समझना एक चीज और, प्लीज,
सर मेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है कि मैं 3,000 रुपए में कैलकुलेटर या 4,000 रुपए में कैलकुलेटर खरीदूं। ठीक है, इस समय मैं वाकई में इतना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खरीदने की, लेकिन मैं अभी तो नहीं खरीद पाऊंगा। एक बात समझ लेना, ठीक है, आपका करियर इस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये आपका साथ ही रहेगा। अगर एग्जाम सेंटर आपके स्टडी रूम से कोई एक चीज ऐसी होगी जिसको आप साथ ले जा पाओगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, दैट इज योर कैलकुलेटर। ये आपको लेना ही लेना है, आज नहीं लोगे तो कल लेना है। ठीक है, जितना जल्दी लोगे उतना बेटर है, क्योंकि उतनी जल्दी आपका हाथ इसके ऊपर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा फिजिकल डिवाइस पे। जब तक आपके पास लिमिटेशन है कि मैं नहीं ले पा रहा हूं, तब तक आप एंड्रॉइड यूजर हो या एप्पल यूजर हो, आप ऐप स्टोर पे जाओ, BA2+ फाइनेंशियल कैलकुलेटर टाइप करो, बहुत सारे फ्री एप्स हैं जिनके थ्रू आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत सारे फ्री एप्स हैं जिनके थ्रू आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही दिखने वाला कैलकुलेटर होगा वो, सब कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको, A to Z। ठीक है, बट इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट अ फिजिकल पीस। कितने लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी कैलकुलेटर? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी ऑर्डर दिस? कर दिया ऑलरेडी ऑर्डर? कर दिया। प्लीज यार, मैं बता रहा हूं आपको, जितने जितने ज्यादा से ज्यादा आपका कोई दूसरा बड़ा खर्चा है ना, आप उसको रोक दो अभी, आप पहले कैलकुलेटर ऑर्डर करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड श्वेजर ऑर्डर करो, नेक्स्ट मंथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या, मैं क्वांट्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पहचान में कोई दोस्त है जिसने CFA दिया है, आप उससे कैलकुलेटर बोरो कर सकते हो, कर लो, पीपल आर वेरी नाइस। ये कैलकुलेटर का यूज जनरली कभी होगा नहीं इसके बाद लाइफ में, मतलब बहुत रेयरली इसको निकाला जाता है, तो दे देगा आपको। ठीक है, आप बस इन सब चीजों की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, और हम लोग अगले सेशन से क्वांट्स स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वांट्स में प्री रिक्विजिट स्टार्ट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, एंड उसी के साथ टाइम वैल्यू ऑफ फाइनेंस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, श्वेजर मुझे कौन सा वाला लेना है सर? देखना, समझना, जैसे अगर मान लो हम आज बैठे हुए हैं और आपका एग्जाम आज से 2 साल बाद है। ठीक है, कि मेरे को तो अभी से मैं पढ़ रहा हूं, मेरा एग्जाम 1.5 साल के बाद है। ठीक है, तो जो भी रीसेंट लेटेस्ट अवेलेबल श्वेजर है वो ले लो। जो भी लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब 24 भी अवेलेबल है, 25 भी अवेलेबल, 25 इज द लेटेस्ट, से फॉर एग्जाम्पल, तो वो ले लो। ठीक है सर, लेकिन मेरा तो एग्जाम 26 में, 27 में, 28 में, मैं क्या करूंगा? ठीक है यार, देखो, कोई बहुत माइनर चेंजेस आते हैं हर साल, और जब आते हैं ना, तब उसकी प्रॉपर एक्सेल शीट बना के प्रोवाइड करी जाती है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जब जब चेंजेस आएंगे, डोंट वरी, आई विल ऑलवेज देयर टू अपडेट यू। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस समय मार्केट में श्वेजर के 2025 के नोट्स अवेलेबल है, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जाके ले सकते हैं। 2025 के ले लो, 26 के अवेलेबल ही नहीं तो कहाँ से लोगे? ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, सब लोग ध्यान से समझना। ठीक है, यस। तो मुझे आपसे इतना ही बोलना था इस सेशन में। हम अगले सेशन से क्वांट स्टार्ट करेंगे, क्वांट में प्री रिक्विजिट स्टार्ट होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, एंड दैट्स इट। आप लोग बहुत मेहनत करना, एंड आप ये समझना कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ये काम कर रहे हो। ठीक है, एंड नॉट फॉर एनीवन एल्स, आप खुद के लिए ये काम कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक, वो मौका लाइफ आपको शायद दे रही है कि आप अपने पूरी की पूरी फैमिली को जनरेशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल के लेके जा सकते हो। एक जनरेशनल शिफ्ट आ सकता है। ठीक है, और वो बहुत हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इट इज जस्ट दैट आपको चुना गया है आपकी पूरी जनरेशन में रगड़ा खाने के लिए। ठीक है, वो होता है ना कि जनरेशन में किसी एक व्यक्ति को तो सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती। यू आर दैट इंडिविजुअल इन योर लाइफ, इन योर जनरेशन। ठीक है, हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक यू।